लॉ और रिलीजन का जो क्लासिक टेंशन है वो आज फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है और इस बार स्टेज है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम, जहां सीजे सूर्यकांत लेड 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने एक ऐसा मुद्दा खड़ा है जो सिर्फ सबरीमाला तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे देश में रिलीजियस फ्रीडम का स्कोप क्या है उसको डिफाइन करेगा। अब ट्विस्ट ये है कि जिस 2018 के जजमेंट ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, आज उसी के खिलाफ यूनियन गवर्नमेंट काफी एक्टिव नजर आ रही है। तो ये सिर्फ जेंडर इक्वलिटी का केस नहीं रह गया, ये धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का भी एक सटल क्लैश बन रहा है। और क्या सेंटर ने सीधे जुडिशरी पर उंगली उठाते हुए पूछ दिया है कि जजेस कैसे रिलीजन के बारे में फैसले ले सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस केस का बैकग्राउंड समझना बेहद जरूरी है। 2018 में सबरीमाला टेम्पल को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। 5 जज बेंच ने 4:1 मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि 10 से 50 साल की वुमेन पर जो एंट्री बैन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अब ये जजमेंट इक्वलिटी और डिग्निटी के नाम पर दिया गया था और उस टाइम पे इसे एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2019 में फिर एक और 5 जज बेंच, जिसका लीडरशिप उस वक्त के सीजेआई रंजन गोगोई के पास था, उसने इस इशू को ब्रॉडर बना दिया। सिर्फ सबरीमाला नहीं बल्कि मल्टीपल रिलीजन्स में वुमेन के एंट्री रिस्ट्रिक्शन का सवाल एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। मतलब अब बात सिर्फ एक टेम्पल की नहीं थी बल्कि पूरे देश के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की थी। और अब 2026 में फाइनली ये मैटर एक 9 जज बेंच के सामने आ गया है। ये बेंच डिसाइड करेगा कि आर्टिकल्स 25 और 26 का एक्चुअल स्कोप क्या है। ये वो प्रोविजन है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड काफ़ी स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है और वो 2018 के जजमेंट से अग्री नहीं करते। अब सेंटर का आर्ग्यूमेंट सिंपल नहीं, काफ़ी लेट था। उनकी तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बोला कि अ स्ट्रेट जैकेट डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलीजियस डिनोमिनेशन और विच रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल वुड कंप्रेस द इनहेरेंटली प्लूरल नेचर ऑफ हिंदुइज्म। मतलब उनका कहना है कि अगर कोर्ट एक फिक्स्ड डेफिनेशन बना देगा कि कौन सा प्रैक्टिस एसेंशियल है और कौन सा नहीं, तो इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में रिलीजन की जो वैरायटी है वो खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, सेंटर ने स्पेसिफिकली सबरीमाला के कंटेक्स्ट में भी डिफेंड किया है। उन्होंने कहा कि हु मे एंटर अ प्लेस of worship are not facets of gender discrimination but are rooted in religious practice, belief and the specific character of the deity। ये एक बोल्ड क्लेम है क्योंकि ये डायरेक्टली 2018 के जजमेंट के कोर रीजनिंग को चैलेंज करता है। अब सेंटर का मेन पॉइंट ये है कि सबरीमाला में जो रिस्ट्रिक्शन है वो वुमेन की इंफीरियोरिटी या इम्प्योरिटी की वजह से नहीं हुआ है। उन्होंने क्लियरली सबमिट किया कि द बैन ऑन वुमेन स्टेम्स फ्रॉम लॉर्ड अयप्पा's नेचर एज नास्तिका ब्रह्मचारी, नॉट इम्प्योरिटी और इन्फीरियोरिटी। मतलब डेटी का जो कैरेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेडिशन फॉलो होता है। और यहीं एक इंटरेस्टिंग कन्फ्लिक्ट आता है। एक साइड पे इक्वलिटी का प्रिंसिपल है जो कहता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड पे रिलीजियस फ्रीडम है जो कहता है कि लोग अपने फेथ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। कोर्ट को डिसाइड करना है कि इन दोनों में बैलेंस कैसे बनेगा। अब सेंटर ने ये भी आर्ग्यू किया कि अगर वुमेन को अलाउ किया गया तो टेम्पल का इंटायर नेचर ऑफ वर्शिप चेंज हो जाएगा। अलाउिंग एंट्री वुड ऑल्टर द वेरी नेचर ऑफ वर्शिप हियर, अंडरमाइनिंग रिलीजियस प्लूरलिज्म प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा डायरेक्टली, बल्कि प्लूरलिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और सिर्फ सेंटर ही नहीं, केरला गवर्नमेंट ने भी इस बार सरप्राइजिंगली मॉडरेट स्टैंड लिया है और रिव्यू पिटिशंस को सपोर्ट किया है। मतलब दोनों एग्जीक्यूटिव आर्म्स एक साइड पे खड़े दिख रहे हैं और जुडिशरी को अपना पुराना जजमेंट रिकंसिडर करने के लिए पुश किया जा रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट सेंटर ने रेज किया है जो जुडिशरी के रोल को डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। उन्होंने बोला कि एन इंक्वायरी इनटू वेदर अ प्रैक्टिस इज रैशनल, एक्सेप्टेबल टू जुडिशियल सेंसिबिलिटीज और अलाइंड विद ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। मतलब कोर्ट्स को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस लॉजिकल है या मॉडर्न वैल्यूज के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या कोर्ट्स को सिर्फ लीगैलिटी चेक करनी चाहिए या वो सोशल रिफॉर्म का भी टूल बन सकते हैं? 2018 का जजमेंट क्लियरली सेकंड अप्रोच लेता था, जहां कोर्ट ने सोशल रिफॉर्म का रोल प्ले किया, लेकिन अब सेंटर कह रहा है कि ये ओवररीच है। और एक और शार्प ऑब्जर्वेशन आई सेंटर की तरफ से, जजेस आर नीदर ट्रेन्ड नॉर इंस्टीट्यूशनली इक्विप्ड टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्स्ट और एजुकेट थियोलॉजिकल क्वेश्चंस। ये लाइन डायरेक्टली जुडिशरी के कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाती है जब बात रिलीजन की आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा है। उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि द सेंटर इज नॉट टेकिंग एनी एक्सट्रीम व्यूज,
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 25 और 26 का फुल स्कोप अब तक प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं हुआ। अब एसजे तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने 3 मेजर गैप्स हाईलाइट किए। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया गया। दूसरा, इंडिया में रिलीजन का जो ब्रेथ है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। और तीसरा, इंटरनल डाइवर्सिटी को इग्नोर किया गया। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि द कंट्री इज हैविंग वेरी प्राउड प्लूरलिटी, मतलब इंडिया का स्ट्रेंथ ही उसकी डाइवर्सिटी है और अगर कोर्ट एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा तो ये डाइवर्सिटी डैमेज हो सकती है। और ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ हिंदुइज्म तक लिमिटेड नहीं था। एसजी तुषार मेहता ने बोला कि लेट्स नॉट टेक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एज ब्रॉड कैटेगरीज एंड डिसाइड व्हाट इज रिलीजन। दे आर सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस। एक रिमाइंडर है कि हर रिलीजन के अंदर भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से डिबेट और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अगर कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हर सेक्ट अपनी रूल्स बना सकता है तो फिर इक्वलिटी का प्रिंसिपल कैसे इन्फोर्स होगा। और अगर कोर्ट इक्वलिटी को प्रायोरिटाइज करता है तो क्या वो रिलीजियस ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करेगा। ये क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा है जहाँ कोई ईजी आंसर नहीं है और इसीलिए 9 जज बेंच इतना इंपॉर्टेंट है। जो भी ये डिसाइड करेगा वो सिर्फ सबरीमाला के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में हर रिलीजियस डिस्प्यूट के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। और अगर हम थोड़ा ब्रॉडर लेंस से देखें तो ये केस एक साइलेंट पावर स्ट्रगल भी रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 2018 में जुडिशरी ने एक बोल्ड स्टेप लिया था, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव उसको चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि आपने रिलीजन को समझने में ओवर सिंप्लीफिकेशन की है। अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट अपने पुराने स्टैंड पे टिका रहेगा या फिर रिकंसिडर करेगा। क्या इक्वलिटी को एब्सोल्यूट माना जाएगा या रिलीजियस फ्रीडम को ज़्यादा वेट दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कोर्ट्स रिलीजन के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करते रहेंगे या फिर एक बाउंड्री ड्रॉ की जाएगी। आज की हियरिंग सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का स्टार्ट है, लेकिन जो टोन सेट हो चुका है वो क्लियरली दिखा रहा है कि ये केस लॉन्ग हॉल के लिए जाने वाला है। हर साइड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स के साथ आई है और जो भी आउटकम होगा उसका इम्पैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डीपली फील होगा। तो अब सबकी नज़र एक ही जगह है, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ डिसाइड होगा कि इंडिया में लॉ और रिलीजन का रिश्ता एग्जैक्टली क्या है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहेगा या फेथ को उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड स्पेस दिया जाएगा जहाँ कोर्ट्स इंटरफेयर ना करे। और क्या ये केस एक नया चैप्टर लिखेगा जहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की बाउंड्रीज और क्लियर होंगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।